जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आज का जो टॉपिक है वो हमारे भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। क्या लगता है आपको, पूरी दुनिया जहां पर भारत का एक नाम हुआ करता था और आज भी नाम है, लेकिन पूरे विश्व में जितने भी विद्वान हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया करते थे। उस वक्त भारत के पास इतनी सारी प्रतिलिपियां, इतना ज्ञान का भंडार था जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं था। तो क्या था उस ज्ञान के भंडार का नाम? उसका नाम था नालंदा। आज हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आज हम लोग बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 5वीं सदी से वो शुरू हुआ था और उस वक्त रेजिडेंटियल पूरा वो यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां पर रहने खाने सबकी व्यवस्था होती थी। तो आइए जानते हैं कब नालंदा शुरू हुई, कैसे उसका दमन हुआ, किसकी वजह से उसका सर्वनाश हुआ। आज इन सब बातों के ऊपर हम लोग खुल करके बात करेंगे। तो आइए इतिहास के वो पन्नों पलटते हैं। आज हम लोग उन पन्नों को पलट करके चलते हैं इतिहास में और जानते हैं भारत का वो सर्वोत्तम इतिहास, जहां पर भारत विश्व गुरु की सर्वोच्च चोटी पर था, जहां भारत के ऊपर ज्ञान के मामले में कोई भी भारत से ऊपर नहीं था। तो आज वो पन्ने हम लोग पलटते हैं, शुरू करते हैं। ये बात है 5वीं शताब्दी की। 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे कुमार गुप्त, जिन्होंने उसकी नींव रखी। उनके बाद ये जो यूनिवर्सिटी थी, इसको संरक्षित किया कन्नौज के महाराज और पाल शासकों ने। इनको संरक्षण दिया, इनकी सुरक्षा करी। उस वक्त ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां पर 2000 से ज्यादा टीचर्स एक साथ पढ़ाते थे अलग अलग सब्जेक्ट में। उस वक्त यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड भर से ये लोग भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था पूरे विश्व में, यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। तो कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान की प्रसिद्धि फैलती है, ज्ञान की ख्याति फैलती है, वहीं पे जहाँ जब जिस इंसान को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वो उस जगह के बारे में सबको बताता है और सब लोग उस जगह पे आना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा प्रारूप क्या था। उस वक्त जब यूरोप का अधिकांश हिस्सा अंधेरे की गहराइयों में था, तब भारत में आसपास के जितने भी देश थे, पूरी दुनिया भर से सारे के सारे विद्वान भारत में आते थे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब उस वक्त जो नालंदा का प्रोसेस था, जो नालंदा का पूरा एक स्ट्रेटेजी जो जब एडमिशन लेने की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ के गेट कीपर्स भी इतने नॉलेजेबल और इतने बुद्धिमान थे कि जो लोग एडमिशन लेने के लिए आते थे वो उनकी एलिजिबिलिटी वहीं पे दरवाजे पे ही चेक करते थे। अब उसका क्या प्रोसेस होता था, वो वहाँ पे उनसे प्रश्न करते, उनका एक मौखिक जो ऑरल होता है वो वहाँ पे उनसे पूछते, और वो गेट कीपर्स इतने नॉलेजेबल थे कि वही उनको मार्क्स देते। उनके अकॉर्डिंगली अगर वो स्टूडेंट वहाँ पे अंदर जाने के लिए एलिजिबल हैं तो ही उनको एंट्री मिलती। अब जानते हैं उस अनुपात के बारे में, कितने लोग वहाँ पे आते थे और कितने अनुपात में लोग अंदर एडमिशन ले पाते थे। अगर रेशो के तौर पे माने तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 10 स्टूडेंट वहाँ पर आ रहे हैं तो 10 में से केवल 2 या 3 स्टूडेंट ही अंदर एडमिशन ले पाते थे। उसका एडमिशन प्रोसेस उस वक्त इतना टफ था। अब आप जानते हैं कि कैसी रही होगी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त, जहाँ के गेट कीपर्स भी इतने नॉलेजेबल हैं। तो सोच के देखिए वहाँ के टीचर्स जो 2000 से ऊपर शिक्षक थे, विद्वान शिक्षक, वो कैसा रहे होंगे। और वहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट जब पढ़ते थे पूरी दुनिया के, तो वो वहां से जब निकलते थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो वो कितने विद्वान बन के निकलते होंगे। कल्पना करके देखिए, इमेजिनेशन करके देखिए, दुनिया कितनी खूबसूरत होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नालंदा की 3 उन रहस्यमय इमारतों के बारे में जो इतिहास में बहुत ही फेमस हुई। सबसे पहले नालंदा के अंदर 3 मुख्य इमारतें हुई हैं, जिसका पहली इमारत का नाम है रत्न रंजक, यानी कि जो रत्नों से सुशोभित होती है। रत्न सागर, यानी कि जो रत्नों का सागर है, ये दूसरी इमारत का नाम। रत्नोदधी, जो रत्नों का महासागर है। ये जो तीसरी बिल्डिंग है रत्नोदधी, ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी। इस बिल्डिंग के अंदर दुनिया भर के 5वीं शताब्दी के हाथ से लिखे हुए ताड़ के पत्तों पे 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी, जिसके अंदर
ऐसा ऐसा ज्ञान था जिससे जितनी जो मानव सभ्यता है उसका पूर्ण तरीके से हम लोग कैसे भला कर सकें, इसके अंदर सारी जानकारी थी। तो क्या लगता है आपको, नालंदा के अंदर केवल और केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी? जी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उस वक्त भौगोलिक, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध कला, जितने भी सब्जेक्ट थे सबके वहां पे अलग अलग ज्ञान के प्रारूप थे, सबके अलग अलग टीचर्स हुआ करते थे। जब अब बात करते हैं भारत की ख्याति, भारत की ख्याति उस वक्त भारत तक ही सीमित नहीं थी, पूरे विश्व में थी। चीन के बहुत महान इतिहासकार और महान जो लेखक हैं वो भारत की यात्रा पे आए, जिनका नाम है हैंसवांग। वो जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने नालंदा के अंदर एडमिशन लिया। एडमिशन लेकर के कई साल उन्होंने नालंदा के अंदर गुजारे, यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में जाना, और उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि नालंदा का उस वक्त का सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस था कि जितने भी जो सब्जेक्ट थे और वहाँ के कैटलॉग्स थे वो सब चीजें सीरीज बाई सेट थी। सोच के देखिए, जब जहाँ पूरी दुनिया में कोई भी ज्ञान के बारे में नहीं जानता, उस वक्त नालंदा की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो इस तरीके से सब चीजों को सिस्टमेटिक तौर पे सेट करती थी। उन्होंने उनकी किताब के अंदर जिक्र किया, आप चाहें तो इसको चीन के इतिहास में उठा करके नेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। चीन की यात्री के बाद चीन के यहाँ पे नालंदा के अंदर रह कर यहाँ की शिक्षा प्रोसेस को जाना, यहाँ कई साल रहने के बाद उन्होंने कई सारी लिपियां, पांडुलिपियां तैयार की, जितने भी यहाँ के ग्रंथ हैं सब चीजों को पढ़ करके जब वे यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ज्ञान का वो भंडार लेके जा रहा हूँ जिससे पूरी मानव सभ्यता का मैं भला कर सकता हूँ। ये भी चीन के इतिहास के अंदर दर्ज है, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। सन 1193 ईस्वी की बात है, जब इस पवित्र भूमि पर, इस ज्ञान की भूमि पर, जहाँ पे साक्षात माँ सरस्वती का वास हुआ करता था, यहाँ पे एक मुस्लिम शासक जिनकी नजर इस धरती पे पड़ गई, की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका सिपह सलार बख्तियार खिलजी, जिसकी गंदी नजर इस पवित्र और ज्ञान की भूमि पर पड़ गई। सो किस्सा क्या है, उस किस्से के बारे में जानते हैं। बख्तियार खिलजी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तुर्क के अंदर रहते हुए जब वहाँ के जितने भी जो वैद्य थे, हकीम थे, जब उनकी दवाइयों से उसको आराम नहीं आ रहा था तो किसी ने उसको सजेस्ट किया। सब लोग परेशान हो गए, दुनिया भर से तरह तरह की औषधियां मंगवाई गई, तरह तरह के वेदों को बुलाया गया, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा था, वो मृत्यु की कगार पे था, तब किसी ने उसको सजेस्ट करा कि आप भारत भूमि के नालंदा के आयुर्वेद के जो टीचर हैं, जिनका नाम है राहुल श्रीभट, उनसे जाकर के आप मिलो। उनकी ख्याति उस वक्त बहुत थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक तुर्की था, आक्रमणकारी था, उसकी मानसिकता बेहद क्रूर थी। उसका कहना था कि मैं किसी काफिर से, मैं किसी हिंदू से, हिंदुस्तान की भूमि से दवाई नहीं लूंगा, भले ही मैं मरना पसंद करूं। जब ये बात वहां के लोगों को पता लगी, जो बख्तियार खिलजी के साथी थे, तो उनको बहुत दुख हुआ। बख्तियार खिलजी के साथी यहाँ पर आकर के जो राहुल जी थे, राहुल श्रीपद जो थे आचार्य, उनसे उन्होंने मिले, उनसे कंसल्टेशन किया और उनसे मिलने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे ऐसे ऐसे जो आका हैं उनकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने, राहुल जी ने उनका जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल इनविजिबल एक लिक्विड आयुर्वेदिक दवा उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों पर चिपका दी और वो बख्तियार खिलजी से मिलने गए। बख्तियार खिलजी जब आचार्य से मिला तो उन्होंने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा, जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुरान लेकर के आया हूँ, आप मेरी दवा मत खाइए, आप एक काम कीजिए, रोज कुरान के मैं कुछ पन्ने बता रहा हूँ आपको, इसको रोज आप रीड आउट करें, इसको पढ़ें, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो बख्तियार खिलजी जब भी कुरान के पन्ने पलटता तो वो थूक का इस्तेमाल करता उन पन्नों को पलटने के लिए। तो वो जो लिक्विड दवाई थी लगाई हुई वो उसके शरीर में जाती। कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी पूर्णतः फिट हो गया, स्वस्थ हो गया। वो लेकिन वो अचंभित था कि एकदम से कैसे हुआ, वो इसको ऊपर वाले का चमत्कार समझ रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुली, उसको पता लगा कि ये सब आचार्य की वजह से हुआ है, तो वो एहसान मानने के बजाय, उनका धन्यवाद करने के बजाय अंदर ही अंदर जलने लगा।
उसको लगा कि हमारे पास, मेरे यहाँ पे, मेरे देश में, मेरे तुर्क में इतने सारे नॉलेज नहीं है, लेकिन उस इंसान ने मुझे ठीक कर दिया, तो क्यों ना मैं इस ज्ञान के जो जड़ है इसको ही खत्म कर दूं। उसने अपने साथियों के साथ मिलके 1193 ईस्वी में नालंदा के ऊपर आक्रमण किया। वहां पे जितने भी भिक्षु थे, जितने भी संत थे, जितने भी ऋषि थे, उसने सबको मार दिया, सबको जिंदा जला दिया, सबके सर काट दिए। जो वहां महिलाएं थी उनको उसने जिंदा जला दिया, वहां पे उनके साथ गलत काम किया। ये सब चीजें बख्तियार खिलजी और बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा के अंदर करा। उसके बाद जितनी भी वहां पे ज्ञान के भंडार थे वहां पे उसने सब कुछ आग लगा दिया, चारों तरफ उसने आग लगा दिया। अब आप सोचिए, कहीं पे भी अगर कोई आग लगाएगा तो वो आग ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक जलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इतिहास गवाह है वो आग पूरे 90 दिनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, 90 दिनों तक, 3 महीने तक अगर कोई आग की लपटें बुझ नहीं रही हैं, आग जलती जा रही है, तो वहां पे कितनी पांडुलिपियां होंगी। उस वक्त वहां पे नालंदा में, जो मैंने आपको बताया, तीसरी इमारत जो सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार थी, रत्न नदी, वहां पर ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार थे। 90 लाख हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियां थी जो 5वीं शताब्दी की थी, जिसका बरसों पुराना जो रिसर्च था, जो विद्वानों ने करके रख रखा था, वो पूरा का पूरा उस आक्रमणकारी क्रूर शासक ने सब कुछ तबाह कर दिया। सोच के देखिए, अगर ये सब इतिहास में नहीं हुआ होता तो आज भारत कहाँ होता? सदियों पहले कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवाई कब की बन गई होती। आज भारत ज्ञान के मामले में सारे देशों से, पूरे विश्व में सबसे आगे होता। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान को कोई मार नहीं सकता, कुछ टाइम तक के लिए दबा जरूर सकता है, लेकिन कोई इसको दफन नहीं कर सकता। सो ऐसा ही हुआ। वापस से बिहार के अंदर, जहां आज नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जहां पे उसके खंडर स्थित है, आज वापस वहां निर्माण कार्य चल रहा है और वापस एक भव्य यूनिवर्सिटी का निर्माण चल रहा है। सो ये थी हमारी आज की नालंदा का इतिहास। जो कैसे, अब आप सोच के देखिए, कैसे अच्छाई का भला, जब किसी ने भला किया तो कैसे उसका परिणाम पूरी सभ्यता को और पूरे भारत को मिला। ये कोई नालंदा विश्वविद्यालय का खात्मा नहीं था, ये खात्मा था हमारे भारत के उस सर्वनाम इतिहास का, जो उस आक्रमणकारी ने जलाकर स्वाहा कर दिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज आप पसंद करते हो इतिहास से जुड़ी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।